गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत सत्कार अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर संजू नर्सिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर जिस तरीके से मैंने वादा किया था आपके साथ, तो आज के सेशन के अंदर मैं आपसे उन क्वेश्चन को, पीडीएफ के उन पूरे क्वेश्चन को डील करने वाला हूँ 1 घंटे के अंदर, यानी 60 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन अपने डील करने वाले हैं। उसके अंदर कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कुछ उसके अंदर कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल वाले क्वेश्चन रहेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता डायरेक्ट यहाँ से आई, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो पक्के ही देखने को मिलते हैं। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज के सेशन की करते हैं शुरुआत एक सुंदर सी लाइन के साथ में कि लगा दे आग। क्या बात है सर, लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और जो छीन ले सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो आपको कहानी बना के रख देनी है इन क्वेश्चनों के साथ में। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो हो सकता है उसके अंदर ऑप्शन ही ना हो, विदाउट ऑप्शन हो, तो आपको फाइंड आउट करना है उसके अंदर भी ये कौन सी डिजीज है, ये क्या मामला और माजरा देखने को मिल रहा है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को, ये देखो, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। इस इमेज को देखकर आपको आइडिया लगाना है बीस नन्हे मुन्ने राई के देश के सिपाही के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं इसको, मेडिकल टर्म के अंदर क्या नाम लिया जाता है इसका। तो सर ये जो आपने दिखाया है सर, ये इस बच्चे के ऊपर व्हाइट चीजी लेयर पाई गई है। सर क्या पाई गई है? व्हाइट चीजी लेयर पाई गई है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? व्हाइट चीजी लेयर। देखो ये देखो, ये बात कर रहा हूं मैं, ये व्हाइट चीजी लेयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? व्हाइट चीजी, खाने वाली चीजी नहीं, व्हाइट चीजी लेयर। ठीक है, उसका वैसे सर इसका नाम क्या होता है? साइंटिफिकली वर्निक्स कैसियोसा के नाम से जाना जाता है सर, वर्निक्स कैसियोसा। तो ये इमेज आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाए तो ये सर, ये क्या होता है? प्री मेच्योर जो बेबी होता है उसके ज्यादा देखने को मिलती है। किसके? प्री मेच्योर बेबी की ये ज्यादा देखने को मिलती है। किसके देखने को मिलती है सर? प्री जो मेच्योर बेबी होता है, प्री मेच्योर बेबी के तो क्या है, ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन धीरे धीरे बाद में ये मेच्योरिटी के साथ में, किसके साथ में सर? मेच्योरिटी, जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होगा, मेच्योरिटी के साथ में ये क्या हो जाएगी? कम होने लगती है। दिस इमेज इज नोन एज वर्निक्स कैसियोसा, यानी व्हाइट चीजी लेयर एक बच्चे के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लो भाई साहब, ये गुरु गुरु के ताड़ रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आपने इसका नाम सही से नहीं लिया। क्योंकि इस बच्चे के ऊपर आपको देख के ये आइडिया लगाना है भी इमेज किस चीज की है। ठीक है, जैसे एक बच्चा डिलीवर हुआ, डिलीवरी होने के बाद में आपको उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये देखो, ये जो प्री मेच्योर बेबी है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये क्या है? डाउन हेयर दिखाई दे रहे हैं, डाउन हेयर दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो हेयर, बहुत सारे हेयर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसको किस नाम से जाना जाता है? अगर ये इमेज आपको नॉर्सेट मेंस के अंदर, प्री के अंदर, कोई भी एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है तो सर इसको बोलते हैं लेन्यूगो। किस नाम से जाना जाता है सर? इसको लेन्यूगो, लेन्यूगो, इट इज नोन एज लेन्यूगो। ये देखो, ये जो बच्चा है ये आपकी तरफ देख रहा है। आप जब तक नौकरी नहीं लोगे तब तक ये आपकी तरफ ही देखता रहेगा। ठीक है, आपके साथ इसने आंख बांध ली अब। ठीक है, अब ये लेन्यूगो है, लेन्यूगो बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके क्या है? कोई ट्रिमर चलाना पड़ेगा? नहीं सर, ट्रिमर से नहीं रिमूव करना पड़ेगा। तो सर ये अपने आप रिमूव हो जाते हैं, इसको रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। क्लियर? आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये देखो, फिर एक दोबारा आपको इमेज दिखाई गई है जिसके अंदर आपको ये देखो, इस बच्चा जो है, इस बच्चे के अंदर जैसे आपने लेब रूम के अंदर देखा है, कोई बच्चा होता है या 5-7-10 दिन का जो बच्चा होता है, उसके ऊपर क्या है? पिन पॉइंट पिपल दिखते हैं। ठीक है, ये पिन पॉइंट जैसे, ये पिन डॉट जैसे, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इमेज आई थी नॉर्सेट मेंस के अंदर 2022 के अंदर। तो इसके अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा सर? इसकी क्या बोलते हैं इसको सर किस नाम से जाना जाता है? मिलिया के नाम से जाना जाता है। पिन पॉइंट डॉट टाइप पिन पॉइंट होते हैं ये। ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता है सर? इसको नाम से जाना जाता है मिलिया बोलते हैं सर। इसको किस नाम से जाना जाता है? मिलिया के नाम से जाना जाता है। ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है, कितना क्यूट सा बच्चा है। ठीक है, अब ऐसे बच्चे को आपको धरती पर लाने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्सेट का एग्जाम देना पड़ेगा, और नॉर्सेट के अंदर आपकी नौकरी लगेगी, तभी आपकी क्या ये चीजें संभव है। अदरवाइज आपको पता है अपना जो इंडिया का सेक्स रेशियो इतना गड़बड़ है, आपको समझ से बाहर है। जब तक नौकरी नहीं लगोगे तो ऐसा कुछ आपको माहौल देखने को नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर एक अभी जो ट्रेंड के हिसाब से आपको क्या है, 5-4 मोहल्ले के जो लड़के होते हैं ना, उनको मिलकर एक लेके आनी पड़ेगी भाई बीवी। क्यों? क्योंकि रेशो इतना गड़बड़ है। ठीक है, उसके साथ में राजू, ऊपर नाम आएगा राजू, इधर आएगा विकास, इधर आएगा सोनू, संग प्रमिला आंटी। ऐसा ना देखने को मिले, इससे प्रिवेंट करने के लिए आपको नॉर्सेट में नौकरी लगनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 7 वीक आफ्टर द कंसेप्शन इन द ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड ए यूट्रस इज नाउ कॉल्ड।
ठीक है, यानी 7 वीक के आफ्टर दी कंसेप्शन, यानी बच्चा कंसेप्शन होने के 7 दिन के बाद में किस नाम से जाना जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है माँ के वुम्ब के अंदर, माँ के वुम्ब के अंदर बच्चे की एज के बारे में मैं बात करूं तो वुम्ब के अंदर की बात करें, वुम्ब के अंदर यानी बच्चे के, बच्चा जब माँ के वुम्ब के अंदर होता है तो 3 स्टेज आती है इसके अंदर। एक आती है सर जाइगोट, एक आती है जाइगोट, एक आता है एम्ब्रियो, एक आता है सर एम्ब्रियो, एक आता है सर फिटस। 3 चीजें आती है, ठीक है। जाइगोट, एम्ब्रियो और फिटस के नाम से जाना जाता है। स्पीड थोड़ी हाई रहेगी क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन करने हैं, तो स्पीड थोड़ी हाई रखने वाला हूं मैं, ठीक है। जाइगोट का मतलब क्या होता है सर, 0 से लेकर 14 दिन यानी 2 वीक तक, 2 वीक तक के बच्चे को किस नाम से जाना जाता है सर, जाइगोट के नाम से जाना जाता है। और 3 से लेकर 8 वीक तक के बच्चे को किस नाम से जाना जाता है सर, उसको एम्ब्रियोनिक पीरियड बोला जाता है। और सबसे बड़ा जो एम्ब्रियोनिक पीरियड ही होता है, ठीक है, 6 वीक का होता है, सबसे बड़ा पीरियड होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है। उसके बाद में जो फिटस होता है वो 8 वीक से लेकर सर कब तक, टिल डिलीवरी तक, कब सर, टिल डिलीवरी तक का बच्चा किस नाम से जाना जाता है सर, उसको फिटस के नाम से जाना जाता है। ये तो था माँ के वुम्ब के अंदर। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है वुम्ब के बाहर, बाहर की बात करूं तो बाहर की बात करें, अपने तो बाहर की बात करें तो जैसे एक आता है नियोनेट, एक आता है सर नियोनेट, ठीक है, एक आता है इन्फेंट, एक आता है नियोनेट, एक आता है इन्फेंट, एक आता है टोडलर, एक आता है सर प्री स्कूल, एक आता है स्कूल, एक आता है प्री स्कूल, एक आता है स्कूल एज, टोडलर, प्री स्कूल, स्कूल एज और एडोलसेंट। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब बात करें कि नियोनेट क्या होता है सर। नियोनेट 2 टाइप का होता है सर, एक होता है अर्ली नियोनेट, एक होता है सर अर्ली नियोनेट, एक होता है लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट का मतलब सर 0 से लेकर 7 दिन तक के बच्चे को किस नाम से जाना जाता है, अर्ली नियोनेट के नाम से जाना जाता है। नियो का मतलब होता है न्यू और नेट का मतलब होता है बर्थ, यानी नया बर्थ, नया बच्चा जो पैदा हुआ है उसको किस नाम से जाना जाता है, नियोनेट के नाम से जाना जाता है। 0 से लेकर 7 दिन तक के बच्चे को अर्ली नियोनेट के अंदर रखते हैं। लेट नियोनेट का मतलब होता है 7 दिन से लेकर 28 दिन तक के बच्चे को किस नाम से जाना जाता है, लेट नियोनेट के अंदर रखा जाता है। इन्फेंट की मैं बात करूं तो इन्फेंट के अंदर सर, इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट 28 दिन से लेके 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट के अंदर रखते हैं। कितने, 28 दिन से लेके 28 डेज से लेकर 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको किसके अंदर रखते हैं सर, उसको इन्फेंट के अंदर रखते हैं। और टोडलर जो एज होती है वो 3 साल तक होती है। उसके बाद में प्री स्कूल जो होती है वो 3 से लेके 6 साल होती है, और स्कूल एज होती है वो 6 से लेके 12 साल होती है। और 12 साल के मोर देन आगे जाएगी उसको एडोलसेंट के नाम से जाना जाता है। ये सारी होती है माँ के वुम्ब से बाहर की एज। क्लियर, आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसके अंदर हमें पूछा था ना तो सर 7 वीक का पूछा है तो जाइगोट नहीं सर, ये तो 0 से लेकर 2 वीक का होता है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका बोल रहा है एम्ब्रियोनिक पीरियड, ऑप्शन डी आपका बोल रहा है नियोनेट, सी बोल रहा है फिटस, डी बोल रहा है नियोनेट। नियोनेट तो 0 से 28 दिन का बच्चा मैंने बताया है, फिटस 8 से लेकर टिल डिलीवरी तक, तो सर 7 जो हो गया उसको बोलेंगे सर एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर रखा जाता है, जो सबसे बड़ा क्या होता है, पीरियड होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द एम्ब्रियोनिक चेंज इन द फिटस आफ्टर वीक। सेम क्वेश्चन वही पूछा गया है जो मैंने अभी आपको रेशनल दिया था। अभी फिटस किसको बोलते हैं, 8 वीक से लेकर टिल डिलीवरी तक। एक होता है टर्म एज होती है 37 से लेकर 42 वीक के ऊपर, 37 वीक से कम का बच्चा हो प्री टर्म के अंदर आता है, और 42 वीक से ज्यादा अगर हो तो वो किसके अंदर आता है, पोस्ट टर्म के अंदर आता है। और नॉर्मल जो वेजाइनल डिलीवरी जो मतलब जैसे भी डिलीवरी होती है उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल एक बच्चे की टर्म एज होती है वो 37 से 42 वीक ही होती है। अब इसके अंदर 2 वीक सर नहीं, ये तो जाइगोट का टाइम आ गया। 6 वीक बिल्कुल नहीं सर, 8 वीक। उसके बाद में अपने फिटनेस की बात की है तो ये इसका आंसर होगा सर, आप सी लॉक कर दो क्योंकि इसका आंसर होना है सी, यानी 8 वीक। 8 वीक से लेकर टिल डिलीवरी तक किसको किस नाम से जाना जाता है, हाँ, एम्ब्रियोनिक पीरियड चेंज हो रहा है किसके अंदर, फिटनेस के अंदर। तो कब चेंज होगा, 8 वीक पे ही चेंज होगा। तो इसका सही आंसर आपका सी है, जिसको लॉक कर दिया है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंट एक्सटेंड फ्रॉम। इन्फेंट एज के बारे में पूछ रहा है। इन्फेंट एज मैंने अभी आपको पीछे बताई थी, इन्फेंट एज कब से लेके कब तक होती है एक बच्चे की, तो इन्फेंट एज के बारे में मैंने बताया। तो इन्फेंट एज जो थी वो या बर्थ से लेके 1 साल तक की, या फिर जन्म से लेके 4 वीक तक की। आपका ऑप्शन सी है 4 वीक से लेके 1 साल तक की, या फिर 1 से लेके 3 साल तक की। ये तो सर टोडलर आ गई, ठीक है, ये तो टोडलर आ गई, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 4 वीक वाला भी नहीं होगा क्योंकि अपने को पूछा किसका है, इन्फेंट का पूछा है। तो इन्फेंट बर्थ का 1 साल नहीं होता, 28 दिन से लेके
1 साल तक के बच्चे को किस नाम से जाना जाता है? इन्फेंट के नाम से जाना जाता है। और इन्फेंट ही एक ऐसी एज होती है जिसके अंदर बच्चे की सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। किस एज के अंदर? ठीक है, इन्फेंट के अंदर सबसे ज्यादा आपको ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ ए न्यू बोर्न एट बर्थ। एट बर्थ बच्चे का जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? आपका ऑप्शन है 80 ml, 80 ml पर केजी, 100 ml पर केजी, 125 ml पर केजी। ऑप्शन डी आपका है 150 ml पर केजी। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। तो इसके अंदर सर स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी भी, क्योंकि टाइम अपने पास कम है तो थोड़ा रैशनल कम ही रहेगा। 150 ml तो बिल्कुल ही नहीं होता है सर, 125 ये भी नहीं होता सर, 100 ml नहीं होता सर, इसका होता है 80 ml पर केजी के हिसाब से टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है एक बच्चे का। कब सर? जब बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम 80 ml पर केजी के हिसाब से ब्लड होता है, ब्लड का जो वॉल्यूम रहता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चाइल्ड, आपका 8वां क्वेश्चन है भी चाइल्ड जनरली एट डबल देयर बर्थ वेट बाय 5 मंथ ऑफ एज इज देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी चाइल्ड एक बच्चा है जनरली डबल देयर बर्थ, यानी बर्थ के क्या हो गया सर? डबल एज, डबल होगी उसकी। वेट कितना सर? 5 मंथ के ऊपर ऑफ, इन दिस एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये? डेवलपमेंट हो रहा है उसका, या फिर हेरिडिटी आपका ऑप्शन सी है, स्टेज ऑफ हेल्थ आपका ऑप्शन डी है, फिजिकल ग्रोथ। तो ये तो होगा नहीं, डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा? डेवलपमेंट ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर ये तो क्या होता है? ब्रेन का होता है। ठीक है, और जो इसके अंदर बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है उसको हम माप सकते हैं। ये क्या मिजरेबल फिनोमिना होता है, लेकिन ये मिजरेबल फिनोमिना नहीं होता है। हेरिडिटी सर ऐसा कुछ नहीं होता, स्टेज ऑफ हेल्थ ऐसा कुछ नहीं होता। तो ए बी सी तीनों गलत हो गए सर। इस बच्चे की हो रही है फिजिकल ग्रोथ। अब फिजिकल जो ग्रोथ हो रही है क्योंकि उसका जो वेट है वो डबल हो रहा है। 8 बर्थ जो बच्चे का वेट होता है वो 2.5 से लेके 3.5 किलोग्राम होता है, और उसका एवरेज की बात करूं तो 2.8 केजी उसका क्या है? वेट नॉर्मल होता है एक बच्चे का। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फ्लोइंग हार्मोन हेल्प इन द स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ फिटस। तो उसके अंदर आपका पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, आपका ऑप्शन बी है थायरोक्सिन हार्मोन, आपका ऑप्शन सी है ऑक्साइटोसिन, आपका ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। तो सर ये प्रोलैक्टिन तो क्या करता है? मिल्क का सिंथेसिस करता है सर मां के अंदर। ठीक है, मिल्क का सिंथेसिस करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ठीक है, ये करता है मिल्क का सिंथेसिस, तो यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। ऑक्साइटोसिन क्या करता है? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन करवाता है सर। ठीक है, ये करवाता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जब बच्चे को क्या है बाहर डिलीवरी के लिए बाहर ये भेजने की कोशिश करता है। उसके बाद में टेस्टोस्टेरोन अभी कहाँ इसके काम करेगा सर? काम तो करेगा लेकिन इसको काम में लेना नहीं है अभी। इसके बाद में उसका सही ऑप्शन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन है, जो इसके अंदर क्या है? मैच्योरेशन के अंदर हेल्प करता है एक बच्चे की, जो T3 T4 हार्मोन द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अमंग दीज विच इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ ए चिल्ड्रन। आपको क्या बताना है? अमंग दीज विच इज द बेस्ट इंडिकेटर, यानी बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है फॉर हेल्थ के लिए एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ ए चिल्ड्रन। एक न्यूट्रिशन स्टेटस के बारे में जानने के लिए तो बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर कौन होता है उसकी बात करें तो बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर सर हेड सर्कमफ्रेंस होता है या चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है? आपका ऑप्शन सी है हाइट होती है या वेट होता है। तो हेड सर्कमफ्रेंस नहीं होता है। तो एक बच्चे का क्या होता है? हेड सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो 34 सेंटीमीटर जब बच्चे का 8 बर्थ क्या होता है? हेड सर्कमफ्रेंस होता है। चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर? 31 से लेकर 33 सेंटीमीटर होता है। नॉर्मली बात करें तो 32 सेंटीमीटर होता है। हाइट की बात करूं तो एक बच्चे की जो हाइट होती है वो सर 50 सेंटीमीटर होती है। 50 सेंटीमीटर या 18 इंच इसकी क्या है? हाइट होती है इस बच्चे की। कब? जब जन्म लेता है बच्चा उस टाइम। तो 18 इंच या 45 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर ये तो होती है बच्चे की हाइट। ये होती है इसकी चेस्ट सर्कमफ्रेंस बच्चे की, और ये होता है बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस। उसके बाद में अब रहा ऑप्शन अपने पास एक वेट। तो वेट के आधार पे हम ये देख सकते हैं भी बच्चे का अगर वेट ग्रोथ हो रहा है तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं भी बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन सही तरीके से प्रॉपर जा रहा है और ये खा रहा है पी रहा है, मस्त है, एकदम बढ़िया जिंदगी जी रहा है आपकी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दी विजन फुली मैच्योर एट द एज ऑफ 6 से लेकर 7 साल की उम्र पे, या 8 बर्थ, या फिर 6 मंथ पे, या 1 से लेकर 2 साल की उम्र पे। बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे की बात करें तो 6 से 7 साल तक, या 8 बर्थ, या फिर 6 मंथ पे, या फिर 1 से लेकर
2 साल के अंदर। क्लियर? तो इसके ऑप्शन के हिसाब से सर एट बर्थ तो क्या होता है, हियरिंग प्रेजेंट होती है बच्चे के अंदर। सर क्या होती है, 8% बात करें तो हियरिंग प्रेजेंट होती है, बच्चा सुन सकता है। जो आप गुफ्तगू करते हो बातें वो बच्चा सुन सकता है, तो ध्यान रखकर किया करें, क्योंकि 6, 7, 8 महीने के बाद में बच्चे के अंदर हियरिंग कंटिन्यू चालू रहती है। तो सर एट बर्थ तो नहीं प्रेजेंट होती है इस पे, एट बर्थ हियरिंग होती है लेकिन विजन फुली मैच्योर नहीं होता है, 6 मंथ पे नहीं होता है, 1 से 2 साल पे नहीं होता है। तो 6 से लेके 7 साल पे एक बच्चे का क्या हो जाता है सर, विजन जो होता है वो पूरा क्या हो जाता है, फुली मैच्योर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आर यू पोस्टेड, आपके पास क्वेश्चन आया है भी, आर यू पोस्टेड इन द लेबर डिपार्टमेंट, ए बेबी इज डिलीवर एट दिस टाइम, दिस बेबी इज नॉर्मल प्रेशर ऑफ दिस, अच्छा ब्लड प्रेशर ऑफ दिस, यानी एक बच्चा है, बच्चे ने जन्म लिया है, आपकी पोस्टिंग लेबर रूम के अंदर है और उस बच्चे का बीपी कितना होगा ये आपको पूछा गया है। तो अब बच्चे के बीपी की मैं बात करूं तो सर बच्चे का बीपी होता है 80/50 mm ऑफ एचजी, या 40 mm ऑफ एचजी, या 190 mm ऑफ एचजी, या 140/60 mm ऑफ एचजी। तो इसके हिसाब से अब देखो भाई, बच्चे की बीपी की बात की है, ब्लड प्रेशर की बात की है, ब्लड प्रेशर की बात की है बच्चे की, तो सर यहाँ पर इसका जो प्रेशर होता है वो होता है सर 80/50 mm ऑफ एचजी। ये पूछा गया है राजस्थान सीएचओ के अंदर पूछा गया था, 80/50 mm ऑफ एचजी ये इसका ब्लड प्रेशर होता है। सो सर इसका मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसा होगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 2 × डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बट्टा 3। तो सर 2 × डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो 50 प्लस क्या आएगा सर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 80, यहां दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया सर 100, प्लस में आ गया 80, बट्टे में कर दो 3, तो दोनों का निकालेंगे तो सर 60 mm ऑफ एचजी इसका क्या आएगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर इसका आएगा, किसका, बच्चे का। क्लियर? मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 × डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बट्टा 3 आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज फॉर ए चाइल्ड, यानी आप एक बच्चे का टेम्परेचर पूछा गया है, नॉर्मल कितना टेम्परेचर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया को एक साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, और साइलेंट किलर का मतलब क्या होता है, बिना बताए सिम्टम आए सीधी अगरबत्ती लग जाना, क्या कहलाता है, हाइपोथर्मिया कहलाता है। नॉर्मल टेम्परेचर रेंज पूछा गया एक चाइल्ड या बच्चे का, तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है एक बच्चे का उसकी मैं बात करूं, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है एक बच्चे का, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है एक बच्चे का उसकी बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर की मैं बात करूं तो नॉर्मल टेम्परेचर बच्चे का कितना होता है, 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ये होता है एक बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर। अब देखो भी इसके अंदर हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर, अब देखो इसके अंदर 3 चीजें होती है, नॉर्मल टेम्परेचर ये होता है, अब एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीवियर, हाइपोथर्मिया की बात कर रहा हूं मैं, सीवियर। तो देखो माइल्ड के अंदर क्या करेंगे सर, ये 30 से लेके प्लस 36.4 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान है, बच्चे का टेम्परेचर है, तो वो माइल्ड, यानी इसी को कोल्ड स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, कोल्ड स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में मॉडरेट की टाइप की मैं बात करूं सर, ये होता है 32 से 35.9 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसके बाद में अगर लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस अगर बच्चे का टेम्परेचर है तो सीवियर हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है, और ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर एक बच्चे का। तो हमें पूछा गया है नॉर्मल टेम्परेचर रेंज फॉर ए चाइल्ड, तो नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूं तो सर 97, 98 नहीं, ये नहीं, नन ऑफ दी अबव नहीं होगा, ठीक है, 36 यानी 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस एक बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और ये क्या होता है, हाइपोथर्मिया की कुछ बात थी, जो रेंज थी मैंने बता दी, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, इसी को कोल्ड स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है, किसको, माइल्ड वाले को। क्लियर? चले आगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है अबाउट 1 आवर आफ्टर ए बर्थ, 1 घंटे के बाद में, ठीक है, बच्चा बर्थ हुआ है, उसके 1 घंटे के बाद में नर्स कैन एक्सपेक्टेड इन यूनिट टू बी, नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्राई, या तो बच्चा क्राई करना चाहिए, दूसरा रिस्पॉन्स चेक करेगी उसको स्टिमुलाई देके, आपका ऑप्शन सी है रिलैक्स एंड स्लीपिंग क्वाइटली, या फिर इंटेंसली अलर्ट विद आईज वाइड ओपन। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा क्राई तो जन्म लेते ही क्राई करेगा, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स स्टिमुलाई नहीं चेक कर सकते, उसके बाद में होने के बाद में बच्चा रिलैक्स होगा और उसके बाद में स्लीप करेगा, क्वाइटली स्लीप करेगा, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑप्शन हो गए गलत, तो ए, बी और डी गलत है, आपका आंसर सी एकदम राइट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द न्यू बोर्न मैच्योरिटी, यानी
एक नया बच्चा है, न्यू बोर्न है, उसका जन्म हुआ है, रेटिंग स्केल चेक करनी है, इज असेस्ड बाय। तो इसके अंदर आप रेटिंग स्केल चेक करने के लिए कौन सा स्केल काम में लोगे? तो सर उसके लिए हम आपका ऑप्शन है न्यू बेलार्ड स्केल काम में लेंगे, आपका ऑप्शन बी है अपगार स्कोर काम में लेंगे, आपका ऑप्शन सी है जीसीएस काम में लेंगे, आपका ऑप्शन डी है ग्रोथ चार्ट काम में लेंगे। तो सर इसके लिए अपगार स्कोर नहीं करते हैं, अपगार स्कोर नहीं करते हैं, ये वर्जीनिया अपगार के द्वारा दिया गया था, वर्जीनिया अपगार के द्वारा दिया गया था। क्या सर अपगार स्कोर? इसके अंदर अपगार से अपीयरेंस चेक करते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं, ग्रीमिश चेक करते हैं, एक्टिविटी चेक करते हैं, रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ठीक है, इसका जो मिनिमम 0 नंबर होता है, हाईएस्ट कितना होता है, मैक्सिमम 10 नंबर होता है। ये सारी अपगार स्कोर की बातें हुई, तो ये अपगार स्कोर नहीं करेंगे, ये बच्चा बाहर कंफर्ट हुआ है या नहीं इसके लिए आप चेक करोगे। जीसीएस क्या होता है? ये रिस्पांस चेक करने के लिए होता है, आईसीयू के अंदर काम में लिया जाता है। इससे क्या करते हैं हम? रिस्पांस चेक करते हैं। स्पॉन्टेनियस यानी ईवीएम मशीन आपने देखी है, आई मूवमेंट देखते हैं, वर्बली देखते हैं, मोटार मूवमेंट देखते हैं। उसके बाद में इसका जो मिनिमम स्कोर होता है वो 3 होता है, और मैक्सिमम स्कोर होता है वो कितना होता है? 5 होता है। मिनिमम स्कोर इसका कितना होता है? मिनिमम स्कोर इसका सर 0 से लेकर 3 यानी 3 इसका मिनिमम स्कोर होता है। और मैक्सिमम स्कोर की मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो स्कोर होता है इसका कितना होता है सर? 15 होता है। ये किसकी बात हुई सर? ये होती है जीसीएस की बात। तो ये भी काम में नहीं लेंगे, तो यहाँ पर न्यू बेलार्ड स्केल काम में लिया जाता है सर, बच्चे की मेच्योरिटी को चेक करने के लिए। क्लियर? क्लियर? ठीक है, आज थोड़ा स्पीडली रफ चल रहा है काम, क्योंकि 60 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे के टाइम के अंदर, रेशनल भी देना होता है, बोलना भी होता है, तो थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। 60 क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्लाइड पूरी होने वाली है, नोट सेट के अंदर 5 स्लाइडें खुलेगी 20-20 क्वेश्चन के अंदर। उसी तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर आया अभी, तो उसके बाद में 4 क्वेश्चन पड़े हैं। व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ए न्यू बोर्न? पल्स रेट पूछा गया एक बच्चे का, रेंडमली क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, रेंडमली क्वेश्चन है जो आपके पता ही होना चाहिए, ये तो नॉर्मल बातें हैं। तो पल्स रेट की मैंने बात की है। यहाँ पर आप बच्चे की बात करें तो रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, बच्चे की रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, पल्स रेट क्या होती है, ठीक है, ये सारे, और टेम्परेचर, ये सारे क्या होते हैं बच्चे के अंदर आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन रेट होती है वो कितनी होती है? 30 से लेकर 60 होती है। और एवरेज कितनी होती है सर? एवरेज होती है 40 बीट पर मिनट। ठीक है, उसके बाद में पल्स रेट की बात करूं तो ये होती है सर 120 से लेके 160 तक, लेकिन 140 क्या होती है? एवरेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है 140 पर मिनट, आपका ऑप्शन बी है 130 पर मिनट, आपका ऑप्शन सी है 120 पर मिनट, आपका ऑप्शन डी है 180 पर मिनट। तो ये देखो 130 पर मिनट, 120, 180 ऐसा नहीं है। 180 जब क्या है, बच्चा क्राई करता है, ठीक है, उस टाइम बच्चे की जा सकती है, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है। 180 पर मिनट बच्चे की हार्ट रेट जा सकती है जब बच्चा क्या करता है? क्राई करता है। क्लियर? उसके बाद में तो नॉर्मल पूछा गया तो 140 पर मिनट क्या होती है एक बच्चे की हार्ट रेट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो भी टेम्परेचर की मैंने बात की है, टेम्परेचर की मैंने बात की तो टेम्परेचर 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। क्लियर? ये थी कुछ पल्स रेट के बारे में या हार्ट रेट के बच्चे के बारे में। ठीक है, ये सारी बातें आपने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व इन ए नॉर्मल न्यू बोर्न एक्सेप्ट। आप क्या करोगे? ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इन जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अंदर आप सब चीजें ऑब्जर्व करोगे इन ए नॉर्मल न्यू बोर्न, एक नए बच्चे के अंदर, एक्सेप्ट एक चीज को छोड़कर। क्या क्या चीज चेक करोगे, लेकिन एक चीज आप चेक नहीं करोगे उसके अंदर। एक आपका ऑप्शन ए है पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स होना चाहिए, आपका ऑप्शन बी है हार्ट रेट इज 60 बीट पर मिनट होनी चाहिए, आपका ऑप्शन सी है रेस्पिरेशन रेट इनरेगुलर होनी चाहिए, या अनहेवन हेड शेप होना चाहिए। तो पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स, हार्ट रेट इज 60 बीट पर मिनट, रेस्पिरेशन रेट इनरेगुलर, ये अनइवन हेड शेप, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर 60 बीट पर मिनट क्या है, हार्ट रेट है, तो मामला क्या है? गड़बड़ है। तो ये एक्सेप्ट के क्वेश्चन के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हार्ट रेट आपको देखनी थी 60, क्योंकि मैंने नॉर्मल कितनी बताई है, 140 बीट पर मिनट एक बच्चे की हार्ट रेट होती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा मामला गंभीर कर रहा था, तो इसको हमने क्या कर दिया? निकाल दिया, एक्सेप्ट कर दिया, और इसी के साथ आपको नंबर मिल गया एक और। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लो भाई, ये दोबारा रिपीट हुआ है क्या? इसको मिलिया के नाम से जाना जाता है, मैंने बता दिया था, पीछे क्वेश्चन आया था ये। इसको किस नाम से जाना जाता है सर? मिलिया के नाम से जाना जाता है। पिन पॉइंट प्यूपिल बोल, पिन पॉइंट डॉट होते हैं, पिन पॉइंट डॉट बच्चे के फेस के ऊपर, इसको किस नाम से जाना जाता है? इस नन्हे मुन्ने राही के, ये देखो इस तरीके से यहाँ पर आपको पिन पॉइंट डॉट देखने को मिलते हैं। ये बच्चे के नॉर्मली फाइंडिंग होती है, इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये मिलिया होती है, अपने आप मैच्योरिटी के साथ में रिमूव होती जाती है। क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
यू कैन सी दिस पिक्चर एंड फाइंड आउट विच स्टेज इज यूजफुल। अच्छा, ये कहाँ पर यूज की जाती है? ये मशीन आपको दिखाई दे रही है। इस मशीन का पहले तो आपको नाम बताना है, किस नाम से जाना जाता है, उसके बाद में इसकी बात करेंगे। तो सर इस मशीन को हमने कहीं सुना है, इस मशीन को सर फोटोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सर? फोटोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। फोटोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। फोटोथेरेपी की मशीन है ये क्या करती है सर? ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को किसके अंदर कन्वर्ट करती है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट करती है। क्या करती है सर? ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्ट इनटू दी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर सर क्या होता है? 420 से लेकर 460 नैनोमीटर का इसके अंदर क्या होता है? लाइटिंग रहती है। और इसके अंदर दो तो क्या होती है सर? व्हाइट लाइट रहती है, प्लस में 4 क्या रहती है सर? ब्लू लाइट भी देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई फोटोथेरेपी के अंदर। और ये जॉइंडिस के अंदर बच्चे को, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, बच्चे के अंदर आई को कवर करना बहुत जरूरी होता है, और बच्चे का जेनाइटल जो ऑर्गन होता है उसको कवर करना बहुत जरूरी होता है। दोनों चीजें कवर करेंगे। एक तो सर क्या करेंगे? आई को कवर करेंगे बच्चे की, और प्लस में क्या करेंगे सर? जेनाइटल जो ऑर्गन होता है बच्चे का उसको भी कवर करेंगे। क्लियर? यहां तक कोई परेशानी? ये सारे मैंने आपको बता दी। ये फोटोथेरेपी के अंदर 4 लाइटें होती है। इसकी जो हाइट रखी जाती है सर, वो हाइट की मैं बात करूं, हाइट कितनी रखी जाती है सर? 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर का मतलब 18 इंच इसकी क्या है सर? हाइट रखी जाती है बच्चे से दूरी। ये देखो, ये जो स्पेस मेंटेन कर रहा है, इसके अंदर आपको क्या है? 4 तो कितनी देर व्हाइट लाइट देखने को मिल रही है, और 2 क्या देखने को मिल रही है? ब्लू कलर की लाइट देखने को मिल रही है। और ये सारा जो टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, बच्चे के अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। बिलिरुबिन के लेवल इसके अंदर क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये लो भाई साहब। अब की बार इसको उल्टा बिठा दिया भाई साहब को, लेकिन इसका भी, ये भी एक बर्थ मार्क का जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आपको भी पता होना चाहिए। अब देखो भाई, यू कैन सी दिस मार्क ऑफ बेबी सेड बॉडी, व्हाट इज द नेम? यानी ये देखो आपको क्या है? ब्लू कलर के, ये यहाँ पे पूरी बॉडी पे आपको क्या है? ब्लू कलर के इसके मार्क दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो गलत सही ये करता, देखो लड़ाई जिंदगी खुद को लड़नी पड़ती है, दूसरा इसके अंदर कोई सहयोग नहीं करता। जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, तब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन भी अकेला ही लड़ा था। जितने रिश्तेदार हैं सब, मैं सबको जानता हूँ। रिश्तेदारी का मामला तो आपका है, वैसा ही मेरा है, ठीक है। कोई किसी का नहीं होता भाई साहब। खुद की लड़ाई है, खुद को लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ भी और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप सोचोगे वो पैसे वाले रिश्तेदार है, चाहे करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, अरबों की प्रॉपर्टी हो, आपके कुछ भी काम नहीं आने वाली है, ना आपको देने वाले हैं वो। क्लियर? तो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। किसी के रिलेटिव में अगर कोई लगा है, तो कुछ भी लगा हो तो लगा है भाई, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, अपने पास अपने को कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा, अपने वालों को तो घर वाले दे रहे हैं। अपनी माँ को देखो, बाप को देखो, अगर उनको देखकर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आपके आग नहीं लग रही है सिलेक्शन की, तो आपके कभी नहीं लगेगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि इन चीजों से आपको ये पता होना चाहिए भी, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो आप बीएससी नर्सिंग के ऊपर खर्चा आ रहा है भाई साहब, एक साल के अंदर कितना? मतलब आपकी पूरी डिग्री करीबन 10 लाख के ऊपर पड़ेगी। अब उसका ब्याज करें ना, तो एक महीने का ब्याज होता है 20,000 रुपये, और 20,000 रुपये के तो आप आदमी नहीं हो एट प्रेजेंट में। क्लियर? तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है थोड़ा। मतलब कुछ इन सर्दी का मौसम है, बढ़िया पढ़ाई करो, 8-10 घंटे डेली पढ़ो, क्वेश्चन पेपर पूरा छोल के रख दो हर एक सब्जेक्ट को, अगर नौकरी लगना है तो, ठीक है। इससे ज्यादा मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अब देखो मंगोलियन स्पोर्ट की बात करते हैं, वापिस आओ। मंगोलियन स्पोर्ट की बात करें, मंगोलियन स्पोर्ट की बात करें, तो ये जो आपको ये जो आपको इमेज दिखाई गई है सर, ये किसकी? ये मंगोलियन स्पोर्ट की है सर। इसको क्या बोलते हैं सर? मंगोलियन स्पोर्ट के नाम से जाना जाता है। जो क्या है? बच्चे के ब्लू कलर के यहाँ पे मार्क दिखाई देने को लगते हैं, और ये साल 1.5 साल के बाद में बच्चे के ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट लेने की आपको जरूरत या नीड नहीं रहती है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा कर रखे हैं मैंने, तो आज पीडीएफ देखी है 2-3 दिन के बाद में। तो इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं सर? इसको नेवस फ्लेमस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है? ये रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है। कोई बच्चे देखे होंगे आपको, आपने उसके फेस पे इस तरीके से का कोई साइन दिखाई दे, तो उसको नेवस फ्लेमस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये एक बच्चा है, इसकी इधर वाली बॉडी तो है अलग दिखाई दे रही है, और इधर वाली बॉडी अलग दिखाई दे रही है। इधर वाली के अंदर ज्यादा रेडनेस है, इधर वाली के अंदर कम है। ये देखो यहाँ पर भी क्या है?
ज्यादा रेडनेस है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है व्हाइट दिखाई दे रही है। इसका मतलब आधी बॉडी इसकी क्या है अलग कलर की है, आधी बॉडी अलग कलर की है। राइट और लेफ्ट के अंदर बीच में डिफरेंस है, तो इसको हार्लीक्विन साइन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। आगे बात करते हैं। ये देखो भाई, अब देखो इसके अंदर क्या है, एक फाइमोसिस नाम सुना होगा आपने और दूसरा नाम सुना होगा पैराफाइमोसिस। फाइमोसिस होता है जब क्या होता है, फाइमोसिस का मतलब होता है आप क्या करो, स्किन को जब पेनिस के ऊपर से स्किन को रिमूव करते हो, बैक करते हो, तो वहां से बैक नहीं जाती है वो स्किन, ठीक है। उसको किस नाम से जाना जाता है, फाइमोसिस के नाम से जाना जाता है। और पैराफाइमोसिस क्या होता है, स्किन क्या हुआ, बैक चली गई, ठीक है। पेनिस को होल्ड हाथ में करके स्किन वहां से अगर रिट्रैक्ट हो रही है, बैक जा रही है, तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आती है, उसको पैराफाइमोसिस के नाम से जाना जाता है। अब इसको किस नाम से जाना जाएगा सर, फाइमोसिस के नाम से जाना जाता है, आपने देखा होगा तो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, ये जो फोर स्किन है ना, ये जो फोर स्किन है ये रिट्रैक्ट नहीं हो रही है, ये रिट्रैक्ट नहीं हो रही है पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ से रिट्रैक्ट नहीं हो रही है पीछे, तो इसको किस नाम से जाना जाता है सर, इसको फाइमोसिस के नाम से जाना जाता है। अब पैराफाइमोसिस क्या होता है सर, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, पेनिस के अंदर यहाँ अगर ये आ गई स्किन, तो ये आगे क्या होगी, आगे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी, इट इज नोन एज पैराफाइमोसिस के नाम से जाना जाता है। ये दोनों किसके अंदर की जाती है, एक बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटीज होती है। क्लियर। आगे चलते हैं। ये सेम इमेज है फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस। अब मैं दिखा देता हूँ, ये जो ग्लास पेनिस वाला एरिया है, ये बच्चे के ग्लास पेनिस वाला एरिया है, ये फोर स्किन है, ठीक है। नॉर्मल ये कंडीशन होती है, लेकिन फोर स्किन कैन नॉट बी पुल्ड बैक टू एक्सपोज द ग्लास, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आगे इसको कवर करके बैठ गई जगह, ठीक है। अब ये वापस नहीं आ रही है, वापस नहीं आ रही है, ठीक है, रिट्रैक्ट टू बैक नहीं हो रही है, इट इज नोन एज फाइमोसिस। और यहाँ पर आ गई, बैक तो आ गई सर, अब बैक आ गई तो अब ट्राली बैक लग गई तो आगे नहीं जा रही है सर, ये भी समस्या है, ऐसी जगह फंस गई है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, पैराफाइमोसिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे ये इमेज आपको दिखाई गई है, ये किसकी इमेज है सर, ये इमेज है, ये होता है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के नाम से जाना जाता है। ये बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटीज होती है, कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस, तीन इसके क्लासिकल साइन होते हैं। क्या देखने को मिलता है बच्चे के अंदर, 3C साइन आपको देखने को मिलेंगे। 3C साइन का मतलब क्या होता है सर, कफिंग बच्चे को, और साथ में क्या होगा, बच्चे को चोकिंग होगी सर, कफिंग, चोकिंग, और आपको क्या देखने को मिलेगा सर, साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब क्या होता है, बच्चे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, फॉल डाउन होता है, जिसकी वजह से, अब ये नॉर्मल है बच्चा, ये रोडू मोटू गोलू मोलू आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल है, यहाँ पर इसके क्या है, क्लेफ्ट लिप है, ये क्लेफ्ट लिप कटा हुआ है इसका, ये यहाँ से देखो, ठीक है। एक इसका क्लेफ्ट पैलेट, इस पे क्लेफ्ट पैलेट की है, तो ये इमेज किसकी है सर, ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट एक डिजीज होता है, एबनॉर्मलिटीज होती है बच्चे के अंदर, उसकी आपको इमेज दिखाई गई है। क्लियर। अब पूरा रेशनल इसको पूरा पछाड़ेंगे तो सारे क्वेश्चन रह जाएंगे, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं जितने क्वेश्चन है उसको मैं करवाना, मेरा पूरा कोशिश रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अगली इमेज आपको दिखाई गई है, उस इमेज के अंदर ये देखो बच्चा है, एक बच्चा है, डिलीवर हुआ है, बच्चे के डिलीवर होते ही आपको एक व्हाइट सिक्रेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बच्चे के कहां पर, ग्राउंड एरिया के अंदर या पेनिस के पास में अपने को क्या है, ये सारी चीजें आपको स्मैग्मा बोलते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है सर, स्मैग्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। व्हाइट सिक्रेशन, व्हाइट सिक्रेशन देखने को मिलते हैं आपको, व्हाइट सिक्रेशन देखने को मिलते हैं कहां पर, ग्राउंड एरिया के अंदर, किसके सर, बच्चे के, ठीक है। मेल रसगुल्ले के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। इस तरीके से ये एबनॉर्मलिटीज नहीं होती है वैसे तो, ठीक है, ये अपने आप रिमूव हो जाती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है सर, स्मैग्मा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये GERD की है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है, जिसके अंदर आपको लोअर इसोफेजियल स्पिंटर जो होता है वो ओपन होने की वजह से ये डिजीज देखने को मिलती है। तो GERD भी आपको ध्यान में रख लेना, ये यहाँ से इसोफेगस है, इधर वाला एरिया डायफ्राम आ गया, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर जो होता है वो इसके अंदर क्लोज हो गया, ये पाइलोरस वाला एरिया आ गया, ये स्टोमक आ गया लिक्विड, ये बीच में कोई इमेज डाल दी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। क्लियर। उस पूरी डिजीज को कभी बाद में पढ़ेंगे। अब देखो, एक होता है एपिस्पेडियसिस, यानी एक होता है एपिस्पेडियसिस, एक हाइपोस्पेडियसिस। एपिस्पेडियसिस का मतलब होता है डोर्सल, कहां पर एबनॉर्मल यूरिथ्रल ओपनिंग होना, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ये आपको नॉर्मल है, लेकिन डोर्सल, डोर्सल यूरिथ्रल ओपनिंग होना, इट इज नोन एज एपिस्पेडियसिस के नाम से जाना जाता है। डोर्सल यूरिथ्रल ओपनिंग होना, डोर्सल यूरिथ्रल ओपनिंग होना, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है सर, उसको किस नाम से जाना जाता है, एबनॉर्मल यूरिथ्रल ओपनिंग होना, ठीक है। ये देखो कहां पर डोर्सल साइड के अंदर, यहाँ बच्चे की क्या है, यूरिथ्रल ओपनिंग हो रही है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, एपिस्पेडियसिस के नाम से जाना जाता है। एक होती है वेंट्रल यूरिथ्रल ओपनिंग, उसको किस नाम से जाना जाता है, अगर वेंट्रल यूरिथ्रल ओपनिंग हो, कौन सी सर, वेंट्रल अगर यूरिथ्रल ओपनिंग हो, उसको किस नाम से जाना जाता है, हाइपोस्पेडियसिस के नाम से जाना जाता है, हाइपोस्पेडियसिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर।
सारी बातें आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी, क्योंकि देखो समय के अभाव से धीरे धीरे जितनी आ रहे हैं, जितना रेशनल देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जितना दे रहे हैं कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका ये इमेज है। अगला क्वेश्चन है बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ टू ए न्यू बोर्न। एक बच्चा हुआ है, बच्चा होने के बाद में आपको क्या है, उसको नहलाने की जो फर्स्ट प्रायोरिटी कब रहेगी, कब नहलाएंगे बच्चे को, बेस्ट टाइम क्या रहेगा उसके लिए? आप क्या करोगे, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जैसे ही इमीडिएटली बच्चा बर्थ हुआ तो बच्चे को नहला दो। दूसरा ऑप्शन आपके पास फर्स्ट 24 ओवर ऑफ बर्थ, आपका ऑप्शन सी है 48 to 70 ओवर आफ्टर बर्थ, या एनी टाइम, कभी भी नहला सकते हो। तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ करने से तो आप बच्चे को मारना चाहते हो, अगरबत्ती लगाना चाहते हो बच्चे को, तो ये हटाओ। इमीडिएट कैसे बर्थ का बात करवा दोगे? नहीं करवा सकते, नहला नहीं सकते आप बच्चे को। फर्स्ट 24 ओवर ऑफ बर्थ बिल्कुल नहीं, फर्स्ट 20 ओवर के भी, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है इस ऑप्शन के हिसाब से। एनी टाइम, कभी भी, ये कैसे? बच्चा हाइपोथर्मिया में चला जाएगा, हाइपोथर्मिया में जाएगा तो साइलेंट किलर बोलते हैं उसको, तो बच्चा मर भी सकता है। लेकिन अपने पास एक ऑप्शन इतना बेस्ट ऑप्शन है भी, हम क्या करेंगे सर, 2 या 3 दिन के बाद में 48 से लेकर 72 घंटे के अंदर में क्या कर देंगे सर, बच्चे को नहला देंगे या उसको बात करवा देंगे। क्लियर? तो एनी टाइम या इमीडिएटली कभी नहीं करवाना होता, क्योंकि प्रिवेंट करेंगे। किससे सर प्रिवेंट करते हैं? प्रिवेंट करते हैं सर हम हाइपोथर्मिया से। किससे प्रिवेंट करते हैं सर? हाइपोथर्मिया से क्या करते हैं, प्रिवेंट किया जाता है। प्रिवेंट करते हैं हाइपोथर्मिया से। अगर बच्चा जाएगा नहाएगा तो उसके रेडिएशन, कंडक्शन, इवोपरेशन और इन मेथड के द्वारा बच्चे से हीट लॉस देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, इफ बर्थ वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न इज बिलो 1500 ग्राम विच इज अप्रोप्रिएट प्लेस टू केयर द बेबी। अब देखो भाई, एक बच्चा हुआ है, प्री मैच्योर बेबी है, लो बर्थ वेट बेबी है। अब एक चीज आता है, तीनों चीज आप ध्यान रखो। बच्चे का नॉर्मल वेट की बात करूं मैं, नॉर्मल वेट कितना होता है? नॉर्मल वेट होता है सर 2.5 से लेके 3.5 किलोग्राम होता है। उसके बाद में सर एवरेज की मैं बात करूं तो एवरेज 2.8 kg होता है। और आगे मैं बात करूं तो अब देखो भाई, अगर किसी बच्चे का 2500 ग्राम से अगर वेट कम है तो वो किसके अंदर आएगा सर? वो आएगा प्री टर्म के अंदर। किसके अंदर आएगा? प्री टर्म के अंदर आएगा। अगर बच्चे का 1500 ग्राम से क्या है, वेट कम है, वो LBW, लो बर्थ वेट बेबी के अंदर आएगा। अगर किसी का 1000 ग्राम से कम वेट है तो वो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी के अंदर आता है। अब देखो भी, बच्चा हुआ तो 1500 ग्राम का, तो यानी बच्चा, सीधी सी बात है, लो बर्थ वेट बेबी है। अब बच्चे का वजन कम है तो केयर एट होम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। केयर होम पे करोगे तो आप सल्टा दोगे इसको, यहाँ पर नहीं करेंगे। प्राइमरी लेवल हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं करेंगे, प्राइमरी पर भी नहीं करेंगे सर। सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल, आपका ये भी ऑप्शन गलत है। हम जाएंगे सीधा सर टर्सरी लेवल की हॉस्पिटल के ऊपर और वहां जाके इस बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू करवाएंगे, क्योंकि ये जो बच्चा है वो क्या है, प्री लो बर्थ वेट बेबी है, तो इसकी रिस्क होती है, ये हाइपोथर्मिया में जा सकता है और इसकी ज्यादातर रिस्क है सल्टने की। तो इसको क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी टर्सरी लेवल के ऊपर हॉस्पिटलाइज करवाएंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, दी हाइट ऑफ हेल्थी नॉर्मल बेबीज। हाइट की बात की है तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म के ऊपर हाइट कितनी होती है? मैं वर्बली बोल देता हूं, लिखना थोड़ा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। बच्चे की जो हाइट होती है वो 6 से 8 इंच होती है सर। नहीं, आपका ऑप्शन एक गलत। आपका ऑप्शन बी है 18 से 20 इंच, आपका ऑप्शन सी है 8 से 10 इंच, आपका ऑप्शन बी है 20 से 40 इंच। 20 से 40 इंच नहीं होती है, 8 से 10 इंच नहीं होती है, 18 से 20 इंच होती है। तो एक बच्चे की, जब बच्चे का एट बर्थ की मैं बात करूं, जब एट बर्थ बच्चे की जो हाइट होती है वो कितनी होती है सर? 45 सेंटीमीटर होती है, या 18 इंच बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो हाइट होती है सर बढ़ती कब है? तो लेके बात करें, ये 2.5 सेंटीमीटर पर मिनट, कब? 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ती है। 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ती है, कब तक बढ़ती है सर? 6 मंथ तक। 6 मंथ तक 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगी, तो टोटल कितनी होगी सर? 6 मंथ के पास जाकर इसकी हाइट हो जाती है 65 सेंटीमीटर। उसके बाद में 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ कब बढ़ती है? ये बढ़ती है 6 से लेके 12 मंथ तक। तो टोटल 12 मंथ तक कितनी सर? 75 सेंटीमीटर बच्चे की हाइट हो जाएगी। और 75 सेंटीमीटर हाइट होने का मतलब है एट बर्थ की 50% क्या हो गई? बच्चे की हाइट ग्रोथ हो जाती है 12 वीक के ऊपर। और डबल कब हो जाती है? हाइट की बात करूं मैं, बच्चे की डबल कब हो जाती है सर? 4 साल पर क्या है, बच्चे की डबल हो जाती है। और 13 साल पर बच्चे की क्या हो जाती है सर? ट्रिपल हो जाती है, हाइट जो है वो हो जाती है। ये थी कुछ हाइट की बातें। तो नॉर्मल जो हाइट होती है बच्चे की एट बर्थ कितनी होती है? 18 से लेके 20 या 45 से लेके 50 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन,
स्पीड इन इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ न्यू बोर्न ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। 6 मंथ अभी मैंने बताया था भी, जब बच्चे की 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर मिनट, या फिर आपका ऑप्शन बी है 1.25 सेंटीमीटर पर मिनट, और आपका ऑप्शन सी है एज पर न्यूट्रिशन के हिसाब से, आपका ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसके हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि 1.25 सेंटीमीटर नहीं, एज पर न्यूट्रिशन इसका कोई रोल नहीं है, नन ऑफ दीज का कोई रोल नहीं है। मैंने अभी बताया था भी बच्चे की जो हाइट है वो 0 से लेके 6 मंथ तक कितनी ग्रोथ करती है सर, ये ग्रोथ करती है, कितनी ग्रोथ करती है 0 से लेके 6 मंथ तक, 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ करती है, और पर मंथ करेगी तो सर 6 महीने पे आके कितनी हो जाएगी 65 सेंटीमीटर बच्चे की हाइट हो जाती है। क्लियर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए यूनिट वेट लेस देन 2500 ग्राम एट रिस्पेक्टिव ऑफ द गेस्टेशनल एज इज रेफर्ड एज। अब देखो भाई 2500 ग्राम वजन है बच्चे का, ठीक है, 2500 ग्राम से लेस वजन है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर 2500 ग्राम से सर 2500 ग्राम यानी 2.5 किलो से किसी बच्चे का वजन कम होता है, तो उसको सर प्री टर्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्री टर्म के नाम से जाना जाता है। अगर यही एलबीडब्ल्यू की बात करूं, तो एलबीडब्ल्यू अगर 1500 ग्राम से अगर वजन कम है, ठीक है, और 1000 ग्राम से कम है, 1000 ग्राम से कम है, तो यहां पर इसको लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जाना जाता है। 1000 से कम है तो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जाना जाता है। तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी, ये तो 1000 वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ट्रम बेबी नहीं है सर, ये लो बर्थ वेट बेबी नहीं है, ये बच्चा है प्री ट्रम बेबी। प्री ट्रम मतलब इसका क्या है, 2.5 किलो से 2500 ग्राम से रिस्पेक्टिव ऑफ द गेस्ट एज रेफर्ड एज, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ठीक है, प्री टर्म बेबी ही जाने वाला है इसका आंसर। लो बर्थ वेट बेबी जा सकता है, लेकिन ये लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, 1500 से कम होता है। एक्सट्रीम लो बर्थ बेबी 1000 से कम होता है। क्लियर। आगे चलते हैं। व्हेन प्लेइंग विद चिल्ड्रन, आपका अगला सवाल है, व्हेन प्लेइंग, एक जो बच्चा है विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ खेल रहा है, टोडलर प्ले, टोडलर एज होती है बच्चे की 1 से लेकर 3 साल की, कैन बेस्ट बीट डिस्क्राइब एज। इसके अंदर क्या करेगा भाई बच्चा? टोडलर गेम की बात की है, किसकी बात की है, प्ले की बात की है। बच्चे के पास प्ले कौन कौन से होते हैं सर? बच्चे के प्ले की बात करूं मैं, तो बच्चे के प्ले से पहली बात तो बच्चे का कोई फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, बच्चे का होता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होने के कारण आगे बात करें तो इसके अंदर एक होता है ओन लुकर प्ले, ओन लुकर प्ले, ओन लुकर प्ले। एक होता है सर सोलिटरी प्ले, एक होता है सोलिटरी प्ले, एक होता है ओन लुकर प्ले, एक होता है सोलिटरी प्ले, एक होता है पैरेलल प्ले, एक होता है पैरेलल प्ले, एक होता है कोऑपरेटिव प्ले, एक होता है कोऑपरेटिव प्ले, एक होता है एसोसिएटिव प्ले, एसोसिएटिव प्ले। ये सारे प्ले होते हैं बच्चे के अंदर। तो ऑन लुकर जो प्ले होता है, इसके अंदर ये जो दोनों है वो इन्फेंट एज के प्ले है बच्चे के अंदर। कब? 28 से लेके 1 साल तक का बच्चा होता है, तो उसके अंदर एक ऑन लुकर प्ले होता है, एक सोलिटरी प्ले होता है। ऑन लुकर प्ले अपने एक जगह देखता रहता है बच्चा, सोलिटरी अपने आप से खेलता रहता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद में पैरेलल होता है, वो 1 से लेके 3 साल की एज का होता है। 1 से 3 साल के अंदर पैरेलल। तो यहाँ पर कौन सा पूछा गया है? टोडलर एज के अंदर पूछा गया, तो टोडलर के अंदर अपना कौन सा आएगा सर? पैरेलल आएगा। तो ये पैरेलल काम चलता रहेगा, लेकिन कोऑपरेटिव नहीं करेगा, कॉम्पिटिटिव या शेयरिंग, ये तीनों चीजें इसके अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट आपकी सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल है, प्ले ड्यूरिंग एन इन्फेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज इनहेंस, यानी प्ले के द्वारा जब बच्चा खेलता है तो खेलने से बच्चे के क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट होता है, या सोशल डेवलपमेंट होता है, या कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, या फिजिकल या इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो आप बताओगे, आपका ऑप्शन ए है सोशल डेवलपमेंट, आपका ऑप्शन बी है इमोशनल डेवलपमेंट, आपका ऑप्शन सी है कोग्निटिव डेवलपमेंट, आपका ऑप्शन डी है फिजिकल डेवलपमेंट। क्या होगा? तो इसके मैंने अभी पिछली स्लाइड पे बताया भी, बच्चे का हमेशा क्या होता है, गेम या खेलने से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, ना कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो आपका ऑप्शन ए ठीक है, बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। आपका ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि बच्चे का जब खेलता है तो बच्चा हमेशा उसका क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, ना कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। क्लियर। अगला सवाल, इन चाइल्ड इज डायग्नोज विद बैक्टीरियल कॉन्जेक्टिवाइटिस इन नर्स एजुकेटेड द मदर टू ऑल एक्सेप्ट। एक बच्चा है जो डायग्नोज हुआ है बैक्टीरियल, उसके कॉन्जेक्टिवाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ इन टू द कंजक्टिवा इन नर्स एजुकेट द मदर टू ऑल एक्सेप्ट। उसको आप क्या करोगे, सारी बातें
ज्ञान दोगे उसको, भरपूर ज्ञान दोगे, लेकिन एक चीज आप उसको नहीं ज्ञान में दोगे, उसका क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए है हैंड फ्रीक्वेंटली वॉश करेंगे, हैंड को फ्रीक्वेंटली। आपका ऑप्शन बी है क्लीन करेंगे, आइज एयर प्रेस्क्राइब्ड। आपका ऑप्शन सी है टॉवल एंड वॉश क्लॉथ शेयरिंग करेंगे, गिव आई ड्रॉप एज प्रेस्क्राइब्ड। तो ये सारी चीजें करेंगे, वॉश भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्लीन करेंगे आइज को, लेकिन टॉवल जो है वो बच्चे का कहीं पर भी आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है और दूसरे के अंदर जल्दी फैल जाती है। ये आप एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। गिव ए आई ड्रॉप एज प्रेस्क्राइब्ड, ये सारी चीजें चलती रहेगी, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है? ये सी रहने वाला है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दी पेसिफायर, एम्पलीफायर नहीं है ये, पेसिफायर है भाई, पेसिफायर। दी पेसिफायर कोड ड्राई एंड सेपरेट बाय एसेप्टिक नेक्रोसिस इन। अच्छा, इसके अंदर ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन गलत है वैसे तो, प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है, लेकिन इसके अंदर पूछा है जो अम्बलाइकल जो कोड होती है ना, कोड, यहाँ पर कोड है, अम्बलाइकल कोड है ये, अम्बलाइकल कोड जो कोड होती है ना बच्चे की, उसके अंदर क्या होता है सर? ए वी, ए से याद रखो, दो तो होती है सर आर्टरी, एक होती है वेन, वेन वन, दो आर्टरी होती है उसके अंदर, किसके सर? अम्बलिकल कोड के अंदर। ठीक है, अम्बलाइकल कोड के अंदर देखने को मिलती है एक, दो आर्टरी, एक वेन होती है। क्लियर? और ये 5 से लेके 3 से 5 दिन में नहीं सर, ये 5 से लेके 8 दिन में अपने आप विड्रॉल होती है, इसके ऊपर कुछ करने की आपको जरूरत नहीं होती है। अब कोड जो होती है वो डिले इसलिए करते हैं, 2-3 मिनट बाद में कट करते हैं, ताकि इसके अंदर जो 100 ml ब्लड रहता है वो बच्चे की तरफ जाए, और बच्चा किससे प्रिवेंट हो जाए सर? एनीमिया से प्रिवेंट हो जाए। ये थी अम्बलाइकल कोड की बात। और इसकी लेंथ कितनी होती है सर? 45 से लेके 50 सेंटीमीटर होती है, और इसके अंदर एक वेन होती है और 2 आर्टरी होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द न्यू बोर्न एट बर्थ केयर। आप क्या करोगे भाई? पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड क्या होती है ऑफ ए न्यू बोर्न? बच्चे को मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड क्या रहने वाली है? स्लो, आपका ऑप्शन ए है स्लो इनरेगुलर रेस्पिरेशन, आपका ऑप्शन बी है क्लबिंग ऑफ फिंगर, आपका ऑप्शन बी है सबक्यूटेनियस हेमरेज और डिक्रीज आरबीसी काउंट। तो इसके अंदर आप क्लबिंग ऑफ फिंगर पे जा सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि इसका बी आंसर रहने वाला है सबक्यूटेनियस हेमरेज, डिक्रीज आरबीसी काउंट और स्लो इनरेगुलर रेस्पिरेशन, ये चीजें इसके अंदर नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो रेशनल देना होगा मैं आपको बता दूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द न्यू बोर्न एट बर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड क्या होती है ऑफ द न्यू बोर्न, एक बच्चे को बर्थ के टाइम में। अब एक बच्चा बर्थ हुआ, तो आप बच्चे के बर्थ होते ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? आपका ऑप्शन ए है हगिंग एंड किसिंग, आप उसको हग करोगे या उसको किस करोगे। दूसरा ऑप्शन बथिंग एंड रैपिंग द चाइल्ड, आपका ऑप्शन सी है बात कराओगे बच्चे को एंड रैप करोगे बच्चे को। आपका ऑप्शन सी है क्लियर चाइल्ड एयरवे एंड मेंटेन टेम्परेचर। आपका ऑप्शन डी है कीप द चाइल्ड इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद मदर, क्लोज कॉन्टेक्ट विद मदर तक करेंगे, लेकिन भाई साहब सबसे पहले आप हग या किस बाद में करते रहना, पहले आपने हग या किस किया है तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसको एक बार क्लोज करो, अगरबत्ती लगाओ, कोई फायदा नहीं है, आप सीधा करो उसके एयरवे को मेंटेन, क्योंकि बच्चा एयरवे को मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन पे आपको हमेशा ही जाना पड़ेगा, चाहे एडल्ट हो बच्चा हो कुछ भी हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उसके अंदर क्या होगी? इसके अंदर एयरवे पे जाएंगे, तो हम इसके क्या करेंगे? एयरवे को मेंटेन करने वाले हैं। तो आपका ऑप्शन ए और बी और डी हुआ गलत, आपका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, टेल मी ए न्यू नेटवर्क इज न्यू बोर्न बेबी इज कोज बाय, ये क्वेश्चन छोड़ो, आगे चलते हैं। 5 क्लीन प्रैक्टिस अंडर स्ट्रेटजी फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यू बेबी थिकनेस इंक्लूड एक्सेप्ट। अच्छा, ये 5 क्लीन टेक्निक का पूछ रहा है प्रैक्टिस, 5 क्लीन टेक्निक प्रैक्टिस, इसके अंदर क्या मिस प्रिंट है काफी, प्रिंटर की वजह से हो गई होगी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एक क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी, बिल्कुल क्लीन करेंगे सरफेस को, और हैंड बिल्कुल न्यू ब्लेड और कटिंग होनी चाहिए, और क्लीन एयरवे होना चाहिए, सभी चीजें इसके अंदर क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज सुनो सुनो सुनो, 5 क्लीन टेक्निक है ये, 5 क्लीन टेक्निक किस लिए काम में लेते हैं सर? किस लिए काम में लेते हैं सर? ये टिटनस से प्रिवेंट करने के लिए, टिटनस नियोनेट्रम बच्चे के अंदर था, टिटनस नियोनेट्रम, इससे प्रिवेंट करने के लिए आपको ये टेक्निक काम में ली जाती थी। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द न्यू बोर्न शुड ऑलवेज बी
केप्ट क्लोज टू द मदर फॉर इफेक्टिव। एक नया बच्चा बोर्न हुआ है, शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लोज टू द मदर। माँ और बच्चे के बीच में क्या बॉन्डिंग होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? माँ और बच्चे के बीच में क्या सर अटैचमेंट होती है? नहीं सर, अटैचमेंट तो किसी और के साथ ही होती है, पापा के साथ हो सकती है, बच्चे के साथ नहीं हो सकती सर। पेरेंटिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका ऑप्शन सी केयरिंग नहीं, लेकिन माँ और बच्चे के बीच में एक होती है बॉन्डिंग, उसको किस नाम से जाना जाता है? बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो सर अटैचमेंट नहीं होती है, पेरेंटिंग नहीं होती है, केयरिंग नहीं होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इन ए न्यू बोर्न बेबी गर्ल इज नॉर्मल। आपको क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीचे दिए गए में से एक फाइंडिंग देखनी है जो एक न्यू बोर्न बेबी इज नॉर्मल है। तो भाई पासेज ऑफ मिकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 आवर। मिकोनियम का मतलब होता है फर्स्ट बार जब बच्चा स्टूल पास आउट करता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? मिकोनियम के नाम से जाना जाता है। तो सर ये तो ठीक बात है। रेस्पिरेटरी रेट जो है एक बच्चे की 70 पर मिनट 8, तो ये ठीक नहीं है थोड़ी बात। येलो स्किन टोन एट 12 ओवर्स ऑफ एज या ब्रीडिंग फॉर अम्बिलिकस। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन रेट अगर किसी बच्चे की 70 बीट पर मिनट से कम है तो मामला गंभीर है इसका। तो यहाँ पे अपने को नॉर्मल कैसे बता सकते हैं? रेस्पिरेशन रेट, येलो स्किन, ब्लीडिंग फॉर अम्बिलिकस। इससे एक नीचे ऑप्शन और भी आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है अम्बिलिकस से, तो इसको क्या है, इसका आंसर रहने वाला है सर डी, नॉट बी। क्यों? क्योंकि अगर वहां से क्या हो रही है, ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही है अम्बिलिकस एरिया से, तो इसकी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। मिकोनियम पास आउट कर रहा है 70 बीट पर मिनट, इसकी 70 जो क्या है इसकी रेस्पिरेशन रेट है, आरआर जो है कितनी है, 70 है। तो नॉर्मल होती कितनी है सर? 40 to 60 है, लेकिन ये नॉर्मल ही है, ज्यादा कुछ क्राइसिस वाली बात इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपके, तो एक होता है पॉपकॉर्न एंड नट्स। आपने पॉपकॉर्न सुना होगा, जब आप मूवी वगैरह देखने जाते हो किसी के साथ में तो आपने खाए होंगे पॉपकॉर्न, ठीक है, और नट्स भी आपने खाए होंगे। तो दोनों शुड नॉट बी गिवन टू ए टोडलर। एक बच्चे को 1 से 3 साल की उम्र वाले को नहीं दिया जाता, प्राइमरली बिकॉज कारण क्या होता है? क्योंकि ये वाइट स्पॉइल द चाइल्ड एपेटाइट। आपका ऑप्शन बी है इजिली एस्पिरेट, आपका ऑप्शन सी है वेरी लिटिल फूड वैल्यू, आपका ऑप्शन डी है कैन कोज टूथ। तो ये भाई ये ऑप्शन बेकार है। वेरी लिटिल फूड वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इजिली एस्पिरेट कर जाता है बच्चा, इसलिए आप इसको नहीं देते हैं। किसको सर? पॉपकॉर्न और नट्स को आप नहीं देते, क्योंकि इससे क्या है, बच्चा इजिली एस्पिरेट कर जाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, बच्चे के अंदर अवॉइड करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बेबी ऑफ डायबिटिक मदर शो ऑल एक्सेप्ट। बेबी है जो क्या है, डायबिटिक मदर है, ठीक है, डायबिटिक मदर है, उससे एक बच्चा पैदा हुआ है, तो हाइलिन मेम्ब्रेन, आपका ऑप्शन ए है, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज हो सकती है। वो बेबी लार्ज बेबी हो सकता है, माइक्रोसोमिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया में जा सकता है। एक बच्चा जो डिलीवर हुआ है वो जीडीएम की माता है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की माता है, अगर उसके बच्चा डिलीवर होगा तो वो कभी भी जिंदगी के अंदर किसके अंदर नहीं जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर नहीं जाएगा। उस बच्चे के अंदर हमेशा क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, नॉट हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये सारी बातें ठीक है, लार्ज बेबी, माइक्रोसोमिया, ये सब चीजें होती है, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया कभी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर होता है सर हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर नहीं होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। 40 mg पर डीएल तक इसकी क्या है, लेवल जा सकता है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है एनआईसीयू स्टैंड फॉर। एनआईसीयू की फुल फॉर्म पूछी गई है। आपका ऑप्शन ए है न्यू बोर्न इंटेंसिव केयर, आपका ऑप्शन बी है नियोनेटल इंटेंसिव केयर, आपका ऑप्शन सी है नियोनेटल इंटरमीडिएट केयर यूनिट, आपका ऑप्शन डी है न्यू बोर्न इंटरमीडिएट केयर यूनिट। तो सर एनआईसीयू की फुल फॉर्म की बात करूं मैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग आर इमीडिएट इसेंशियल केयर। फॉलोइंग आर इमीडिएट इसेंशियल, यानी इमीडिएट तुरंत प्रभाव से, इसेंशियल केयर टू बी प्रोवाइड टू ऑल ऑफ द इन्फेंट एक्सेप्ट। सब कुछ देंगे, हम सब कुछ देंगे, इमीडिएट बच्चे की केयर कर रहे हैं उसके अंदर सर हम सब कुछ देंगे, लेकिन एक चीज नहीं देंगे, ये पूछा है इसके अंदर।
प्रोवाइड करेंगे, वार्मथ बच्चे को कवर करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। किससे प्रिवेंट करने के लिए? हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। तो आपका ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल कराएंगे सर, एज सुन एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे बच्चे को। उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन बिल्कुल करेंगे सर, लेकिन एक चीज इम्यूनाइजेशन, यानी ये आते ही धरते ही कोई आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते, ना ही कोई जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे का जो फर्स्ट जो सबसे जरूरी होता है वो होता है ब्रेस्ट फीड करना। बच्चे के लिए माँ का जो दूध होता है वो बड़ा प्रोपकारी होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, when a nursing intervention a best meet a major development need of a newborn into the immediate post operative period, यानी when a nursing intervention, आप क्या करोगे? नर्सिंग इंटरवेंशन आपकी पोस्टेड है, आप नर्स हो और वहां पर पोस्टेड हो, आप क्या बचाव करोगे? मेजर डेवलपमेंट नीड क्या रहेगी ऑफ ए न्यू बोर्न, एक बच्चे को इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर बच्चे को नीड क्या रहने वाली है वो पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन ए है गिव ए पेसिफायर टू द इन्फेंट, एक आप क्या आर्टिफिशियल निप्पल या पेसिफायर जो होता है वो दोगे आप। आपका ऑप्शन बी है ए मोबाइल ओवर द इन्फेंट, या आप बच्चे को मोबाइल दोगे। आपका ऑप्शन सी है प्रोवाइड इन फ्रंट विद सॉफ्ट टॉय, या ऑप्शन डी है आपका वोन द इन्फेंट फॉर्मूला बिफोर फीडिंग। तो सर इसके अंदर आप मोबाइल काहे को दोगे? बच्चे को मारना थोड़ी है मोबाइल दोगे, बच्चे को मोबाइल चलाना ही नहीं आता, अभी बच्चे की माँ मोबाइल चला रही है। उसके बाद में प्रोवाइड इन फ्रंट विद सॉफ्ट टॉय, टॉय से क्या होगा? उसके वोंदी कुछ नहीं करना है, बच्चे को क्या करना है? पेसिफायर, आर्टिफिशियल पेसिफायर देना है बच्चे को, इन्फेंट को पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर टू थ्राइव? आपने कई बार शब्द सुना है फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जितना बच्चे को वेट गेन करना चाहिए वो वेट गेन नहीं कर रहा है, वेट गेन करना चाहिए वो वेट जो गेन है वो बच्चा नहीं कर रहा है, बच्चा जो वेट गेन करना चाहिए वो वेट गेन नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे? चाइल्ड इज अनेबल टू ड्रिंक लिक्विड, आपका ऑप्शन ए है चाइल्ड इज अनेबल टू ड्रिंक लिक्विड, आपका ऑप्शन बी है चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, आपका ऑप्शन डी है रेट ऑफ वेट गेन इन स्लगिश, यानी बच्चा जो है वो वेट गेन नहीं करेगा, वेट गेन नहीं करेगा तो उसको किस नाम से जाना जाएगा सर? फेलियर टू थ्राइव के नाम से जाना जाएगा। चाइल्ड इज अनेबल टू ड्रिंक लिक्विड, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, बच्चा चले न चले कुछ आना जाना नहीं है इन बातों के अंदर, सीधा आपको वेट गेन नहीं कर रहा है तो उसको बच्चे को क्या हो गया? फेलियर टू थ्राइव बोला जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, एक बच्चा है जो ओल्ड एज, मतलब 5-7 महीने का ओल्ड एज बच्चा है, एनपीओ फॉर ए सर्जरी, मिस प्रिंट है वहां पे, एनपीओ यानी आपने नील पर और रखा उसको, फॉर ए किसके लिए? सर्जरी के लिए। नर्स अटेम्प्ट टू कंफर्ट हिम बाय, क्या करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद में एनकरेज करेगी किनको? पेशेंट को हौसला देगी। टू लाइव शो द चाइल्ड कैन रेस्ट, नहीं। ऑफर पेसिफायर या गिव, ये सारा कुछ नहीं करेंगे, बच्चे को पेसिफायर प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है, ताकि वो क्या है अपने धंधे में बिजी रहे। क्लियर? तो आपका ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है। इसके हिसाब से एनपीओ रखने के बाद में बच्चे को क्या करेंगे? पेसिफायर दे देंगे, वो अपना काम जारी रखेगा। अगला, स्वामी जी नहीं है भाई, ट्राइसोमी है ये मिट और नहीं रहा है, इसको क्या किस नाम से? ये ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी पूछा गया है, ट्राइसोमी जी, ट्राइसोमी जी, स्वामी जी नहीं है ये। ट्राइसोमी जी बाद क्रोमोसोम इज ड्यू टू डिफेक्ट, यानी इस ये पूछा गया है भी ट्राइसोमी जी को किस नाम से जाना जाता है? ट्राइसोमी जी को मंगोलियन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से सर? मंगोलियन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ट्राइसोमी जी को मंगोलियन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मंगोलियन सिंड्रोम के साथ साथ इसको सिंगल पाम क्रीज भी आपको देखने को मिलती है, सिंगल पाम क्रीज आपको हाथ के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर इसके क्या है? सिंगल पाम क्रीज देखने को मिलती है। ब्रश फील्ड लीजन भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलते हैं सर इसके अंदर लो सेट ईयर होगा। और क्या होगा सर? लो सेट ईयर होगा, यानी छोटे हाथ, छोटे कान, छोटा, ये सारी चीजें इसके अंदर छोटी ही छोटी देखने को मिलती है। उसको ट्राइसोमी जी, यानी कितने नंबर 21 क्रोमोसोम के अंदर गड़बड़ या ट्राइसोमी हो जाने से उसको ट्राइसोमी जी के नाम से जाना जाता है, और उसी को मंगोलियन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। और मंगोलियन सिंड्रोम जो है वो सिंगल पाम क्रीजेज, इसका क्लासिकल साइन होता है। ब्रश फील्ड लीजन आपको देखने को मिलते हैं, लो सेट ईयर बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें हो गई किसकी सर? लो सेट ईयर वाली सारी बातें होगी ट्राइसोमी जी। और 18 मतलब एडवर्ड सिंड्रोम, एड मतलब 18, इसके अंदर 18वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होने से एडवर्ड सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा। और 13 पटाऊ सिंड्रोम, अगर
13वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी देखने को मिली तो आपको क्या है वहां पर 13वें क्रोमोसोम से क्या देखने को मिलेगा, पटाऊ सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्राइसोमी जी, सेम ही क्वेश्चन आ गया ये तो। हाउ कैन यू, अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू टेल इफ योर बेबी इज गेटिंग इनफ मिल्क व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग। हाउ कैन यू टेल, आप कैसे बता सकते हो कि इफ योर बेबी, आपका जो बच्चा है, इज गेटिंग इनफ मिल्क व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग, जब बच्चा क्या कर रहा है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या है, इनफ है या नहीं, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। तो सर आपका ऑप्शन ए है, योर बेबी हैज एट लीस्ट 6 वेट डाइपर। बच्चे क्या कर रहा है, 6 डाइपर को दिन में गिला कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात है, अभी बच्चे के अंदर क्या है, पूरा मिल्क ले रहा है, क्योंकि वो ज्यादा मिल्क पिएगा तभी तो वो क्या है, इसके अंदर वेट करेगा डायपर को। ठीक है, बेबी हैज क्या करेगा, बोल मूवमेंट ईच, बोल मूवमेंट उसके अच्छे आ रहे हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। आपका ऑप्शन सी है, योर बेबी हैज स्टैंडली वेट गेन, और बच्चा क्या है, प्रॉपर क्या कर रहा है, वेट गेन कर रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं वो क्लियर है, एकदम ठीक है, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहने वाला है, क्योंकि बच्चा वेट कर रहा है डायपर को, बोल मूवमेंट उसके अंदर हो रही है, वेट गेन कर रहा है, तो और अपने को क्या चाहिए, सारी बातें बच्चे के अंदर है, तो इसका मतलब बच्चा क्या कर रहा है सर, वेट गेन प्रॉपर कर रहा है या ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन इज मेजर बाय, क्रोनिक एक होता है, आपका ऑप्शन ए है वेट फॉर हाइट, आपका ऑप्शन बी है हाइट फॉर एज, आपका ऑप्शन सी है वेट फॉर एज और नन ऑफ दिस। तो अब देखो माल न्यूट्रिशन की मैं बात करूं, माल न्यूट्रिशन समय का अभाव है, और समय के अभाव से हम थोड़ा थोड़ा जिसे मतलब क्वेश्चन मैंने करवाया, थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवानी थी मेरे को। माल न्यूट्रिशन के अंदर एक आता है सर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, एक्यूट माल न्यूट्रिशन, एक आता है एक्यूट माल न्यूट्रिशन, एक आता है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, एक्यूट माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन और एक्यूट एंड क्रोनिक, एक्यूट एंड क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। तीनों चीजें देखो, एक्यूट माल न्यूट्रिशन को किस नाम से जाना जाता है सर, वास्टिंग के नाम से जाना जाता है। वास्टिंग को किस नाम से जाना जाता है सर, वेट फॉर हाइट के नाम से जाना जाता है। क्लियर, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को किस नाम से जाना जाता है सर, स्टंटिंग, किसके नाम से, स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब क्या हुआ, वेट फॉर हाइट, तो हाइट फॉर एज, हाइट फॉर एज के नाम से जाना जाता है। क्लियर, एक्यूट एंड क्रोनिक के अंदर सर वास्टिंग और स्टंटिंग दोनों नाम से जानते हैं इसको, वास्टिंग और स्टंटिंग दोनों नाम से बोला जाता है, बट सर इसको किस नाम से जाना जाएगा, यहां पर वेट फॉर एज। हमें किस चीज का पूछा है सर, हमें पूछा है क्रोनिक का, तो क्रोनिक का देखो भैया हाइट फॉर एज, हाइट फॉर एज कहीं दिखाई दे रहा है आपको, हाइट फॉर एज ये रहा, तो आपका ऑप्शन बी ठीक है, बाकी सारे क्या है, गलत है। क्लियर, ये था माल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, केएमसी इज यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट। केएमसी की बात करें, केएमसी किससे, कंगारू मदर केयर किसको दी जाती है, जिस बच्चे का वेट 1200 से 1800 ग्राम हो उसको दी जाती है। किसको दी जाती है, 1200 से 1800 ग्राम किसी बच्चे का वेट है, 1200 से 1800 ग्राम किसी का वेट है बच्चे का, तो उसको क्या देंगे सर, उसको हम केएमसी देंगे, कंगारू मदर केयर देंगे। तो ये किससे प्रिवेंट करता है सर, सीजर से प्रिवेंट करता है। आपका ऑप्शन बी है हाइपोथर्मिया से, आपका ऑप्शन सी है एन्यूरेसिस से, आपका ऑप्शन डी है एब्डोमिनल पेन से। तो सीजर से प्रिवेंट नहीं करता है, ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरा होता है हाइपोथर्मिया, बिल्कुल सर हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है। कंगारू मदर केयर उसी बच्चे को दी जाती है जिसका वेट लॉस होता है। अब वेट लॉस जिसका बच्चा, जो बच्चा 1200 से 1800 ग्राम जिसका वजन है, तो उसको हम केएमसी देंगे, और केएमसी कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, काका बुआ ताऊ चाचा फूफा जी कोई भी दे सकता है, लेकिन ब्रेस्ट जो फीडिंग करवा सकती है वो भी इससे क्या प्रिवेंट करते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ मां करवा सकती है। क्लियर, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का इसके अंदर मेथड चलता है। ठीक है, उसके बाद में एन्यूरोसिस यानी बेड वेटिंग का मामला आता है, बच्चा क्या है बेड वेटिंग करता रहता है, ठीक है, मुत्ती करता रहता है अंदर ही अंदर, आपका ऑप्शन डी है एब्डोमिनल पेन। तो ये कुछ सारा कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे हाइपोथर्मिया से, तो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं, कंगारू मदर केयर देते हैं। कंगारू मदर जो केयर दी जाती है 1200 से 1800 ग्राम किसी बच्चे का वेट हो तो उसको दी जाती है। क्लियर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए ट्रम हैज नियोनेट थिक व्हाइट चीजी कोटिंग ऑन हिज स्किन व्हिच करेक्टली डिस्क्राइब द फाइंडिंग। ये मैंने वही क्वेश्चन है जो मैंने एक व्हाइट चीजी लेयर का पहला क्वेश्चन अपना था, जिसको मैंने बोला था वर्निक्स कैसियोसा के नाम से जाना जाता है, फाइन डाउनी हेयर को लेन्यूगो के नाम से जाना जाता है, और मिलिया पिन पॉइंट जो डॉट दिखाई थे बच्चे को उस नाम से जाना जाता है, और नेवस फ्लेमस यानी बच्चे का एक साइड का कलर रेड दिखाई देता है तो वो। लेकिन यहाँ पर अपना क्या पूछा गया, व्हाइट चीजी लेयर को पूछा गया, तो वर्निक्स कैसियोसा इसका उत्तर होगा। ए, बी और डी तीनों ही गलत रहने वाले हैं, ये मैंने पीछे आपको करवा दिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इन दी हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी आफ्टर नियोनेट एट बर्थ। तो अब देखो ऑब्टेन ए स्टूल सैंपल, यानी
नर्सिंग इंटरवेंशन इन दी हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी पे देखना है आपको। नियोनेट, एक बच्चे का जन्म हुआ है तो उस इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले आप क्या करोगे, ये पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, ऑब्टेन स्टूल सैंपल, बच्चे के होते ही उसके स्टूल का सैंपल लेंगे। क्या करेंगे सर, स्टूल का सैंपल लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। आपका ऑप्शन बी है गिव द विटामिन के इंजेक्शन, आपका ऑप्शन सी है गिव द इनिशियल बाथ, आपका ऑप्शन डी है कवर द न्यूनेट विद कैप। मुझे पता है आपने देखते इसके अंदर ऑब्टेन स्टूल सैंपल, तो चलो ठीक बात है आपने नहीं किया, लेकिन विटामिन के इंजेक्शन आपने धरते ही गलत कर दिया, क्योंकि आपको इसके अंदर आप नीचे गए नहीं में नीचे इससे भी कोई ब्रह्मास्त्र पड़ा है, क्योंकि आपने यहाँ पर गिव द विटामिन के इंजेक्शन देखा, विटामिन के इंजेक्शन देते हैं लेकिन उससे पहले डी तक तो जाओ। गिव द इनिशियल बाथ क्यों करवाएंगे, बच्चे को नहलाएंगे थोड़ी होते ही। तो लास्ट इसका ऑप्शन है वो है कवर द न्यूनेट विद कैप, यानी बच्चे को किससे करेंगे, कैप से कवर करेंगे, बच्चे को ब्लैंकेट से कवर करेंगे, ताकि हम क्या कर सके सर, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सके। और हाइपोथर्मिया एक साइलेंट किलर होता है, सीधा बच्चे को अगरबत्ती लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच परफॉर्मिंग एन असेसमेंट एन नियोनेट विद असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट सजेटिव ऑफ हाइपोथर्मिया। अब हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए विच परफॉर्मिंग इन असेसमेंट, क्या करेंगे नियोनेट के अंदर, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट सजेशन फॉर द हाइपोथर्मिया, प्रिवेंट करने के लिए। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस नहीं सर, इसके अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस नहीं होता, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। हाइपरग्लाइसीमिया बिल्कुल नहीं होगा, स्वेटिंग नहीं होगी, इस पे जाएगा ब्रेडिकार्डिया, यानी बच्चे की यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेस देन 100 बीट पर मिनट हो जाना, उसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रेडिकार्डिया के नाम से जाना जाता है, ब्रेडिकार्डिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर, लेस देन 100 बीट पर मिनट अगर हार्ट रेट कम हो जाए तो। अगला क्वेश्चन आपकी, व्हाट अदर फाइंडिंग सजेस्ट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, यानी बच्चे के अंदर क्या होगा, फ्लूइड की कमी हो गई, तो इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। आपका ऑप्शन ए है डिक्रीज प्लस रेट, आपका ऑप्शन बी है संकन फॉन्टेनल, आपका ऑप्शन डी है लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपका ऑप्शन डी है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर ये बिल्कुल गलत है, पल्स रेट बिल्कुल नहीं। यहां पर क्या होंगे, बच्चे के अंदर अगर संकन फॉन्टेनल हो जाएंगे, संकन फॉन्टेनल यानी एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल, दो आपने पढ़ा होगा, उसको ब्रैग्मा और लैम्डा के नाम से भी जाना जाता है। एक 1.5 साल पे क्लोज होता है, एक 1.5 मंथ पे क्लोज होता है, एक में 3 फ्यूचर होते हैं, एक में 2 फ्यूचर होते हैं। ये सारा मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी अपने पास अगर फ्लैट 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 क्या हो, फॉन्टेनल हो, तो उसको क्या है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है, नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। अगर वहां पर ये क्या हो जाए, बल्ज हो जाए, उभार के रूप में बाहर आ जाए, तो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, हाइड्रोस्फेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर, ठीक है। और संकन हो जाए तो किसके अंदर, ये संकन हो जाए तो किसका साइन है, ये डिहाइड्रेशन का साइन है, या बच्चे के अंदर क्या हो गया सर, बच्चे के अंदर पानी की कमी हो गई, और हमें यही पूछा गया, तो इसका ऑप्शन क्या है, बी। क्लियर, ये भी टाइम के हिसाब से, और सारे सारे क्वेश्चन जो जितने किए थे मैंने 1 घंटे के अंदर करवाने के लिए, तो 4-5 मिनट तो अपने शुरुआत में ही लगा दी थी। तो इसी के साथ ये सारे आज का सेशन होता है यही स्वाहा। जितने 60 क्वेश्चन बोले थे मैंने 60 क्वेश्चन करवाए हैं, आपको एक प्रैक्टिस करवाई है पीडीएफ के सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं है, इसके अंदर रेशनल जो मैंने देना था वर्बली मैंने बोलता ही रहा हूं मैं जितना दिया था। तो अगर आपको कुछ इस क्वेश्चन से आपको कुछ मिले, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मिला हो, तो कमेंट में फीडबैक जरूर देना। और इसी के साथ आज के सेशन को देते हैं विराम, कल मिलेंगे दूसरे किसी टॉपिक के साथ, इसी टाइम इसी जगह इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। धन्यवाद।